एडजस्टमेंट जो होता है वो एटलीस्ट दो जगह तो लगेगा। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम। मतलब कम से कम दो जगह तो लगेगा ही, ज्यादा भी लग सकता है डिपेंडिंग अपॉन क्या है। ठीक है, अब देखो सीधा सीधा आ जाते हैं अपन लोग ट्रेडिंग बैलेंस, पीएनएल और बैलेंस शीट पे। पोस्टिंग के कितने क्वेश्चन बन गए थे लास्ट उससे? एक ही? आगे नहीं बढ़े? जितने क्वेश्चन की पोस्टिंग हो पाए वो बोला था। कितने क्वेश्चन? बस एक ही क्वेश्चन की पोस्टिंग हो पाई? तीन? कहीं दिक्कत आई पोस्टिंग में? सबसे पहला क्या होता है? ट्रेडिंग ना। अभी तीनों में अलग अलग जानबूझ के दिखा रहा हूं तुम्हें ताकि एटलीस्ट बाइफर्केशन हो जाए। इसके बाद ये है मेरा बैलेंस। बैलेंस शीट को हम बराबर करते हैं क्या लास्ट में? नहीं करते ना? बराबर करते हैं मतलब यहाँ पे जो स्टेटमेंट आता है टोटल, ये हम बराबर करते हैं क्या बैलेंस शीट को? करते हैं या नहीं? क्वेश्चन क्या था? करते हैं, वेरी गुड। हाँ सौजन्य, करते हैं? नहीं करते, वेरी गुड। नहीं करते हम, बिकॉज बैलेंस शीट हमें सिर्फ असेट और लायबिलिटी का आइडिया देता है कि आपके पास कितनी असेट है कितनी लायबिलिटी है। और ऐसा मैक्सिमम केसेस में बराबर नहीं होता कि आपके पास असेट भी उतनी हो आपके पास लायबिलिटी भी उतनी हो। बट ट्रेडिंग में ये इक्वल आना ही चाहिए। आपका कितना डेबिट था कितना क्रेडिट था, आपका प्रॉफिट लॉस वाले उसमें डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल होनी चाहिए। बट बैलेंस शीट में ये मैंडेटरी नहीं होता कि आपके दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा था? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक लिखते हुए ये अपन स्टार्टिंग कैसे करते थे? तीन चीज लिख लेते थे ना अपन। यहाँ पे क्या लिखते थे? ओपनिंग, ओपनिंग स्टॉक ना। उसके बाद यहाँ पे सेल्स लिखते थे ना। फिर यहाँ पे एक परचेजेस लिख लेते थे और यहाँ पे क्या लिख लेते थे? क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब पहला हमारा एडजस्टमेंट ही है क्लोजिंग स्टॉक। अब मुझे एक बात बताओ, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक, चलो क्लोजिंग स्टॉक से पहले मेरे को बताओ ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है? वो पहले वाले ट्रांजैक्शन में जो बचे हुए पैसे वो नीचे आते। करेक्ट, मतलब ओपनिंग स्टॉक का मतलब है मेरे बिजनेस का ये जो पूरा टेबल बन रहा है, ये टेबल कितना, एक महीने के लिए बनता है, एक साल के लिए बनता है, 2 साल के लिए बनता है, कितने टाइम के लिए बनता है जनरली? साल के लिए ना। ये मेरे को एक ईयर की पिक्चर देता है। तो मेरा ओपनिंग स्टॉक जो है, अगर मेरा न्यू बिजनेस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कितना पैसा लगाया उससे स्टार्ट हो रहा है। बट अगर मेरा बिजनेस चला हुआ आ रहा है तो ओपनिंग स्टॉक इज द मनी और अमाउंट दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम योर लास्ट स्टेटमेंट, है ना? फ्रॉम योर लास्ट स्टेटमेंट। अब क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक माइनस सारे खर्चे इज इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक ना। क्लोजिंग स्टॉक इज द फाइनल बैलेंस दैट यू आर हैविंग। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब मुझे एक बात बताओ कि क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ पैसा है तो ये कहां जाना चाहिए? इसके अलावा एक जगह तो आ गया, एक जगह और जाएगा, और कहां जा सकता है ये? एसेट में। क्यों 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 क्यों? आंसर सही है पर क्यों? अपन याद तो कर लेंगे पर पेपर में भूल जाएंगे ना, इसलिए समझने का है।
देखो क्लोजिंग स्टॉक क्या है, तुम्हारे पास बचा हुआ पैसा है। और मुझे एक बात बताना, जो अपन के पास कैश और बैलेंस रहता था वो हम किस तरफ डालते थे, एसेट में या लायबिलिटी में? लायबिलिटी में, पक्का? अच्छा, बैंक में पैसा है, कैपिटल नहीं बोल रहा मैं। बिजनेस के पास देखो, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है। ये जो, हाँ ये अंडरस्टैंडिंग अभी बैठा लो, ट्रेडिंग, पीएनएल और तुम्हारा बैलेंस शीट है, ये तीनों हमने किसके लिए बनाए हैं? बिजनेस के लिए। ये हमारी पर्सनल ग्रोथ नहीं दिखाता है। तो अभी मैं जितनी भी अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा वो तुम्हारे बिजनेस पर्सपेक्टिव से होगी, ठीक है? अब बिजनेस पर्सपेक्टिव से ये सोचो कि मेरे पास जो पैसा बच गया है वो मैं नेक्स्ट ईयर यूज कर लूंगा ना, तो मतलब ये मेरा एज अ एसेट में लिख सकता हूं क्या? एसेट क्या होता है? मशीनरी, बिल्डिंग्स, तुम्हारे पास जितना कैश बचा है। कैपिटल नहीं, कैपिटल का मतलब ये है, कैपिटल इज अ पर्सनल थिंग। पर्सनल क्या होगा? कैपिटल, जो हमें ओनर को लौटाने की है ना? इसीलिए हम कैपिटल को लायबिलिटी में लिखते हैं। बट जो भी हमारा पैसा बचा है क्लोजिंग स्टॉक, वो हमारा एसेट में आता है, समझा ना? तो अब मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो यहां भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? ये एडजस्टमेंट थोड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे, ठीक है? अब देखो तुम्हारी नेक्स्ट चीज है, ये मैं मिटा दूं या वीडियो से लिख लोगे? लिख लोगे ना, पक्का? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? क्रेडिट कार्ड से समझाया था मैंने। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? जो भी पैसा बकाया है। आउट मतलब जो अलग खड़ा है, स्टैंडिंग मतलब खड़ा होना। अलग जो खड़ा है वो वही पैसा है जो हमारे पास है नहीं। पैसा नहीं है तभी तो चुका नहीं पा रहे। फॉर एग्जाम्पल किसी से उधार लिया है, तो उधार हम तभी तो नहीं चुका पाएंगे जब हम पे पैसे ही नहीं होंगे। पैसे होंगे तो हम चुका ही देंगे ना। तो क्या होगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब है सीधा सीधा एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, है ना? एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, है ना? अब फॉर एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में तुम्हारी आ गई सैलरीज, ठीक है? सैलरी, और दूसरी तरफ मैंने लिख दिया वेजेस एंड सैलरी। अब मुझे जल्दी से बताना, यहाँ पे ट्रेडिंग में हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते थे ना? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या चार चीजें आती हैं भाई? पहला प्रोडक्शन, दूसरा परचेज, तीसरा इनवर्ड, और चौथा, वेरी गुड, फैक्ट्री। तो जब मैं वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस लिख रहा हूं, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस किधर आ सकते हैं मेरे? इधर ना, ट्रेडिंग में वेजेस आउटस्टैंडिंग। इन केस में सैलरी आउटस्टैंडिंग लिख रहा हूं तो सैलरी आउटस्टैंडिंग मेरा यहां जाएगा ना, क्योंकि ऑफिस या फिर सेल्स से रिलेटेड है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो मेरा सैलरी आउटस्टैंडिंग, है ना? और कहां आ सकता है? ये पैसा मुझे पे करना है, अभी तक मैंने पे नहीं करा है, तो इसको मैं लायबिलिटी में डाल सकता हूं।
ऐसा पैसा दैट आई हैव टू पे टू समबडी। यहां पे क्या हो रहा था, लायबिलिटी में जब कैपिटल आ रहा था तो कैपिटल को हमने कैसे समझा था कि कैपिटल इज द अमाउंट दैट समवन हैज पुट इन आवर बिजनेस एंड वी हैव टू रिटर्न इट। इट इज द सेम अमाउंट ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब है कि किसी बंदे ने तुम्हारे लिए काम किया और उसको तुमने सैलरी अब तक नहीं दी है, दैट यू हैव टू पे, है ना। इसका मतलब ये लायबिलिटी में आएगा। तो जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं वो मेरे यहां भी एडजस्ट होंगे, समझा, है ना। तो फिर वो वेरियस आउटस्टैंडिंग भी लायबिलिटी में आ सकता है। दोनों जगह आएगा, एडजस्टमेंट एटलीस्ट दो जगह होगी, पढ़ा था ना हमने। तो फिर यहां भी होगी, यहां भी होगी, दोनों जगह होगी, समझा ना। ठीक है, अब तीसरा पढ़ते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड का मतलब क्या होता है, अपन की सिम होती है ना प्रीपेड पोस्टपेड, क्या होता है प्रीपेड पोस्टपेड, पहले भरा, और पोस्टपेड यही मतलब है ना। प्रीपेड का सिम पहले, वो बैलेंस पहले आता है या पोस्टपेड का आता है, प्रीपेड का। प्री मतलब पहले, पेड का मतलब तो अपने को पता ही है, पैसा दिया। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या हो जाएगा कि ऐसा एक्सपेंस जो तुमने ऑलरेडी पे कर दिया है, पर ये तो तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक साल का है ना। फॉर एग्जांपल किसी बंदे की सैलरी है 2,000 रुपए पर मंथ, उसने तुमसे बोला कि सर मेरी बच्ची की शादी है, या मैम मेरे बच्चे की शादी है, मुझे एक काम करिए आप ना एडवांस सैलरी दे दो 1 महीने की, और मैं काम तो कर ही रहा हूं, नेक्स्ट मंथ मत देना। ऐसा हो जाता है ना बिजनेस में, आप पहले दे देते हो पैसा उसे। तो आपने क्या किया, 12 महीने के इसके कितने बनने चाहिए थे, 24,000 बनने चाहिए थे। आपने कहा भाई 3 मंथ की सैलरी और ले जा, ले जा 30,000। आपने इसको मंथ, मंथ नहीं ये ईयर की सैलरी दे दी, ठीक है। यानी कि आपके 3 मंथ की सैलरी आपने एडवांस दे दी, मैंने एडवांस दे दी। अब जब मैंने सैलरी एडवांस दे दी तो ये किस में आ सकती है, पहली चीज तो सैलरी दी है, सैलरी का मतलब ये इसमें आएगा, इसमें आएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस में ना, क्योंकि मैंने सैलरी दी है किसी ऑफिस वर्कर को। और सैलरी जब मैं दे रहा था इसे, तो फॉर एग्जांपल इसकी सैलरी बननी चाहिए थी 24,000, बट मैंने इसको दे दिया 30,000। तो मैं सैलरी जितनी भी इसकी बन रही थी, फॉर एग्जाम्पल 24,000 या फिर 30,000, 30,000 दिया है ना मैंने इसे, तो मैं यहां भी 30,000 लिख दूंगा, है ना। बट इसको मैं सैलरी में से डिडक्ट करूंगा ना 6,000 को, एक्स्ट्रा पे किया है मैंने, उसकी सैलरी तो उतनी बन रही थी ना, तो 6,000 को मैं इसमें से माइनस कर दूंगा। बट 6,000 मैंने एक्स्ट्रा तो पे किया है, तो मैं 6,000 को और कहां लिख सकता हूं बताओ, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्यों, लाइबिलिटी में तो वो पैसा जाता है ना जो मुझे पे करना है, या फिर जो पैसा मुझे लौटाना है। ये तो ऐसा पैसा है ना जो तुम्हारे काम आएगा नेक्स्ट ईयर आएगा ना। 3 महीने तुम्हें उसको सैलरी नहीं देनी, तो ये एज अ एसेट काम नहीं करेगा, पैसा करेगा ना, क्योंकि तुमने ऑलरेडी उस बंदे को पैसा दे दिया। अब वो बंदा लायबल है तुम्हारे पे 3 महीने काम करने के, उसे तुम्हें 3 महीने कुछ नहीं देना। फॉर एग्जाम्पल तुमने मशीनरी खरीदी, अगर तुमने मशीनरी खरीद ली एक बार, डेप्रिसिएट होगी उसकी वैल्यू, बट वो नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर तुम्हें फायदा ही देगी ना। तो इसका मतलब है ये जो मैंने सैलरी इस बंदे को एक्स्ट्रा दी है, ये मुझे यहाँ पे असेट में ऐड करनी पड़ेगी, है ना। अब ये जो सैलरी मैंने एडवांस दी है, ये मैं कर दूंगा यहाँ पे ऐड,
कर दूंगा ना ऐड, ठीक है। इसके बाद है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है? एक्रूड का मतलब क्या होता है? थोड़ा बहुत लॉजिक मारो। एक्रूड इनकम का मतलब क्या हो सकता है? नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा कभी कभी होता है बिजनेस में। बिजनेस में क्या, कंपनीज में भी होता है कि तुम लोगों ने काम कर दिया, ठीक है। मेरे साथ भी होता है, मैं काम कर दिया, मेरे को फीस ही नहीं मिली। हो सकता है भाई किसी की कंडीशन खराब हो गई हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने काम किया, वर्क डन बट नॉट पेड। मतलब अगर मैंने काम किया बट मेरे को पैसा नहीं मिला, दैट इज माई एक्रूड इनकम। इसका मतलब मुझे मिलेगा तो सही ना पैसा, बस लेट मिलेगा। अब वो फाइनेंशियल ईयर के बाद भी हो सकता है, फाइनेंशियल ईयर में भी हो सकता है ना। तो एक्रूड इनकम, सबसे पहले बात बताओ मेरे को कि किस में ऐड हो सकती है। दोनों दोनों बद लिख देता हूं मैं, वेजेस भी लिख देता हूं और मैं सैलरी भी लिख देता हूं। इन केस ऑफ वेजेस मेरा किस में आएगा? ट्रेडिंग में ना। इन केस ऑफ सैलरी मेरा इसमें आएगा। इतना तो अपने को क्लियर है। बट अब मेरी ये इनकम में ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा? इधर इधर जब मैं लिख रहा हूं तो ये ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा? ऐड होगा। सब्ट्रैक्ट होगा? ऐड भी नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। देखो, इनकम तो है ना मेरी, बस मिली तो नहीं है, तो सैलरी में ऐड होगा, ठीक है। इसका मतलब है जो मेरी एक्रूड इनकम है वो मेरी हो जाएगी ऐड। ये मैंने इधर लिख दिया है, ये तुम यहां भी लिख सकते हो, ये मैंने सैलरी के केस में लिख दिया है, ठीक है। ये एक ही ब्लॉक में मैं भरता जा रहा हूं ताकि एक आइडिया लग जाए, ठीक है। अब एक्रूड इनकम ऐड हो गई, पर एक्रूड इनकम जो है वो मेरे को मिली नहीं है, पर मिलनी है, तो और कहां आ सकती है? ये इनकम किसकी है? जिसने काम किया है, ठीक है। एक्रूड इनकम एसेट की तरफ आनी चाहिए, लाइबिलिटी की तरफ आनी चाहिए? एसेट ना। बोल दो सर, जिसमें आनी चाहिए डाल दो, याद कर लेंगे। बताओ बताओ किस में आ सकती है? एसेट में आ सकती है। क्यों? समझा ना। इसलिए हमारी एसेट में डलेगी जो भी हमारी सैलरी आ रही है। एक्रूड इनकम हमारी डल गई एसेट में, ठीक है। अब नेक्स्ट है अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम सेम ही है जनरली। ये एक्रूड इनकम और ये हमारी अनअर्न्ड इनकम, ये मैं मालिक के केस की बात कर रहा हूं। इसमें मैंने सैलरी लिख ही दिया है, बट सैलरी के केस में हम सैलरी आउटस्टैंडिंग ही लिखते हैं, ठीक है। बट अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम्हें बता दिया है, इनकम अगर मैं लिख रहा हूं तो वो जनरली मालिक की ही है। अब नेक्स्ट क्या है? अनअर्न्ड इनकम। सेम, जो मैंने कमाई नहीं पर मेरे को मिल गई। फॉर एग्जाम्पल, मेरी तनख्वाह 5 लाख रुपए है साल की, मैंने 6 लाख रुपए ले लिए कंपनी से ड्यू टू सम इमरजेंसी, तो मैं उसके लिए लायबल नहीं था, बट मैंने ले लिया, तो ये मैंने रिसीव इन एडवांस की, कर ली ना। अभी अभी हमने क्या किया था? इनकम जो हम एडवांस में ले लेते हैं उसको माइनस कर लेते हैं ना, जितनी मेरी इनकम है कर लेते हैं ना। तो यहां पे जो मैंने इनकम कमाई है उसमें से इसको माइनस कर दूंगा मैं, अनअर्न्ड इनकम में से माइनस कर दूंगा ना, और अनअर्न्ड इनकम है
तो फिर ये किस में आएगी, लायबिलिटी में आएगी या एसेट में आएगी, ये बताओ। लायबिलिटी में आएगी ना, क्यों? हमने पैसे लिया है, एक्स्ट्रा लिया है, जो हमने फिर से पे करना देखो इसका मतलब ये है, लायबिलिटी क्या होती है कि हमें उसको रीपे करना है, रीपे करना है ना, इसीलिए हम इसको लायबिलिटी में डालेंगे, और इट इज रिलेटेड टू द ओनर, है ना, या पार्टनर, तो इसीलिए इसको हम लायबिलिटी में डालेंगे। यहाँ गलती मत करके आना, गलती हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अनअर्न्ड इनकम हो जाएगी। उसके बाद है भाई डेप्रिसिएशन, फेवरेट। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब है कि टाइम के साथ किसी भी चीज की वैल्यू कम होने देना, ठीक है। अब अगर कोई चीज डेप्रिसिएट हो रही है, वैल्यू कम हो रही है, तो हमारा लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है? लॉस हो रहा है ना। लॉस या प्रॉफिट, हम ये प्रॉफिट लॉस में लिखते हैं ना, तो हम सीधी सीधी बात है डेप्रिसिएट यहाँ करेंगे, वैल्यू को हम इधर डेप्रिसिएट करेंगे। अब हमने डेप्रिसिएट तो कर दिया भाई, अब डेप्रिसिएट हमने किया है, पर डेप्रिसिएट किसकी वैल्यू होती है? असेट की वैल्यू होती है ना। फॉर एग्जाम्पल तुमने मशीनरी खरीदी, तुमने कोई गाड़ी खरीदी, और तुमने कोई इंजन खरीद लिया, ठीक है। अब उसकी वैल्यू समय के साथ डेप्रिसिएट हो रही है, बट दैट इज ओनली योर एसेट ना। एसेट की वैल्यू अगर माइनस हो रही है तो यहां हमने डेप्रिसिएट की, यहां भी हम एसेट की वैल्यू लिखेंगे माइनस उसकी डेप्रिसिएशन कर देंगे, तो हमारे पास नेट एसेट की वैल्यू आ जाएगी, है ना। ये तो ग्रॉस आ जाएगी, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो नेट एसेट आ जाएगा हमारे पास, वो वाली दैट पर्टिकुलर एसेट, हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बस दो तीन और है, इनको समझ लो, फिर अपन क्वेश्चन में एक बार देख लेंगे। क्या था नेक्स्ट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ नहीं है, आपने कोई कैपिटल है, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। अगर वो किसी ने पैसा निकाल लिया कैपिटल से, या फिर कैपिटल क्या है, मेन जो पैसा लगा हुआ है ना, तो इंटरेस्ट किसको मिलेगा? मालिक को या बिजनेस को? बिजनेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलेगा, मालिक को या बिजनेस को? मालिक को। अच्छा ठीक है, कैसे? चलो दोनों एक साथ ही बता देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखो इन दोनों में दो कॉन्सेप्ट हैं। पहला तो ये है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में फायदा किसका हो रहा है, बिजनेस का हो रहा है या बिजनेसमैन का हो रहा है, दोनों केस में, या दोनों में अलग अलग का हो रहा है? पहले तो ये बताओ। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इसका मतलब है अनन्या सौजन्या ने कुछ कुछ पैसा लगाया था, ठीक है। सौजन्या ने बीच में से ही 10,000 उसमें से उठा लिया, 1 लाख लगाया, 10,000 उसने ले लिया। अब उसने जो ड्राइंग की है, अनन्या तो बोलेगी ना भाई हमने बात की थी 2 लाख हम लगाएंगे, अब हमारा बजट बिगड़ रहा है, यू हैव टू पे सम इंटरेस्ट ऑन योर ड्राइंग, है ना। तो जो इंटरेस्ट अनन्या ने मांगा सौजन्या की ड्राइंग पे, उससे बिजनेस को तो फायदा हुआ ना, बिजनेस को पैसा आया। वो अनन्या अपने पर्सनल यूज के लिए तो नहीं रखेगी ना, वो तो कंपनी का फायदा हो रहा है ना, कंपनी ने किसी को पैसा दिया, तुम दोनों ने अपना पैसा डाल दिया है, बट तुमने फिर कंपनी से लिया है ना। तो इस केस में कंपनी का फायदा होगा ना।
कंपनी का फायदा होगा, इसका मतलब ये जो प्रॉफिट लॉस वाले में है यहां पे मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख सकता हूं, है ना? समझाना इतना। मैंने, ये मेरा बिजनेस है, इनिशियल अनन्या सौजन्या ने 1-1 लाख रुपए डाले, 1 लाख, 1 लाख। सौजन्या ने -10,000 निकाल लिए। अब अनन्या ने बोला कि भाई नुकसान हो रहा है, ये जो तुमने पैसा निकाला इस पे तुम्हें 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 10% जो इंटरेस्ट पे करेगी सौजन्या, वो बिजनेस को ही तो करेगी ना। तो जब बिजनेस को करेगी इसका मतलब है कि बिजनेस को फायदा हो रहा है ना, बिजनेस को फायदा हो रहा है, इसलिए मैंने सीआर साइड लिख दिया है। ठीक है, अब जो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिया है वो मैं किसकी तरफ निकालूंगा, डीआर की तरफ या सीआर की तरफ? मतलब ये ड्राइंग से ही समझ के देखो, ये वाला डायग्राम ड्राइंग का है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ, मैंने कोई संपत्ति लगाई, उस पे मैं इंटरेस्ट ले रहा हूं, इंटरेस्ट में ले रहा हूं बिजनेस से, तो बिजनेस का तो लॉस है ना इस केस में, क्योंकि बिजनेस को मेरे को पैसा देना पड़ रहा है। तो इसको मैं लॉस की तरफ लिख दूं, यानी कि माइनस की तरफ लिख दूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखो ये दोनों कहीं और एडजस्ट होंगे, इन दोनों केसेस में बिजनेस को तो ये हमने फायदा नुकसान लिख दिया, बट मेरे को ये बताओ कि ये एसेट में आ सकता है या लायबिलिटी में आ सकता है? लायबिलिटी में। क्यों? खर्चा हो रहा है। हाँ सौजन्य क्या बोलती हो? किसी में भी डाल दो, देख लेंगे आएगा क्या लायबिलिटी में। लायबिलिटी में क्यों आएगा? खर्चा हो रहा है। अच्छा, प्लस होगा या माइनस होगा? बताओ बताओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब है कि जो मेरा पैसा है वो बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब अनन्या ने 1 लाख रुपए लगा रखा है, सौजन्या ने 1 लाख रुपए लगा रखा है, इन दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, इन दोनों को 10-10% का इंटरेस्ट मिल रहा है। 10% कितना हो जाएगा इसका? 1,000 या 10,000? 10,000 ना। तो भाई तुम दोनों को 10-10 हजार रुपए मिल रहा है। अब तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिल रहा है वो घर तो लेके जा नहीं रहे ना, और कैपिटल हमारी किस में आती थी? हमेशा लायबिलिटी में ना। तो इसलिए दिमाग ज्यादा मारना ही नहीं है, कैपिटल का मतलब है हमारी लायबिलिटी में ही आएगी, क्योंकि वो पैसा मेरे को किसी को रिटर्न करना है ना, जो तुम बोल रहे थे अनन्या। तो अगर मैं 10-10 हजार रुपए बढ़ा रहा हूं अपनी कैपिटल पे, तो ये लास्ट में तुम्हारी कैपिटल में प्लस हो जाएगा ना, तुम्हारी कैपिटल में प्लस हो जाएगा सौजन्य, तुम्हारी कैपिटल में प्लस हो जाएगा। सिंपल ना। बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा इन दोनों में से माइनस होएगा ना, क्योंकि वो जो इंटरेस्ट है वो तुम्हें पे करना है, वो बिजनेस को पे नहीं करना है। तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 10% का ही लगा रहा हूं मैं, ये अनन्या या सौजन्या ने पैसे निकाले थे ना, तो सौजन्या के उसमें से माइनस हो जाएंगे, अनन्या का सेम रहेगा, क्योंकि ड्राइंग सौजन्या ने करी है। ठीक है ना। तो हमने क्या किया है कि कैपिटल में से यहाँ पे प्लस किया है किसको? कैपिटल को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को यहाँ माइनस कर दिया। ठीक है, इजी है ना अब तक? ठीक है, एक और देख लो यार, इंटरेस्ट ऑन लोन। बोल दो सर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ गया है। बताओ बताओ, चलो बैड डेट करा देता हूं पहले। इंटरेस्ट तो आ रहा है ना अकाउंट्स में कि नहीं? नहीं
ऐसे मत करो यार, बहुत मेहनत कर रहा हूँ तुम दोनों के लिए। मेरे को पूरी अपनी एमबीए रिवाइज करनी पड़ रही है, क्योंकि यही है जो मेरे टच से छूटा है। बाकी सब तो यूपीएससी वाला कोर्स हो गया, 10th 12th हो गया, वो तो सब लाएंगे। इसको पढ़ना पड़ता है दोबारा से। हाँ, बैड डेट क्या हो सकता है? वो पैसा जो तुमने किसी को दिया था, कह रहा है नहीं दूंगा, कुछ भी कर लो नहीं दूंगा, तो वो पैसा डूब गया। पैसा डूबा तो अपना प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, ये बताओ पहले। लॉस हो गया ना, तो सीधा सीधा मैं इसको पीएनएल में लॉस में डाल दूंगा। ठीक है, पीएनएल में लॉस में डाला। यहाँ पे मैं असेट में लिखता था ना जितना भी मेरा डेट आ रहा होता था, तो जितना भी मेरा डेट आ रहा है, जितना भी मेरा असेट की साइड डेट आ रहा है, उसमें से मैं इसको माइनस कर दूंगा ना, बैड डेट को, है ना। बैड डेट को मैंने माइनस कर दिया तो मेरा कंप्लीट डेट आ गया। सिंपल था ना ये तो। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन लोन और देख लेते हैं। इससे ज्यादा पढ़ाऊंगा तो सो जाओगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, तुमने लोन लिया है, ठीक है। अब लोन जब हम लेते हैं तो हमारा लॉस होता है या फायदा होता है? फायदा होता है। मैं तुम्हें दो ऑप्शन दे रहा हूं। मैं तुम्हें एक ऑप्शन दे रहा हूं कि पापा से लो 10 लाख रुपए, और मैं तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूं कि बैंक से लो 10 लाख रुपए। किस में फायदा है, किस में नुकसान है? पापा के पास फायदा है, क्यों? इंटरेस्ट नहीं लेंगे, बैंक इंटरेस्ट लेगा। तो जनरली हम लोग क्या कहते हैं कि भाई इफ यू कैन टेक पैसा फ्रॉम योर लोन, उससे ले लो इंस्टेड बैंक से उठाने के, क्योंकि बैंक कोई इंटरेस्ट चार्ज करेगा। ठीक है, तो जब बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो वो मेरा लॉस होगा ना, वो मेरा फायदा थोड़ी होगा। तो जो भी मेरा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट दैट यू आर पेइंग ऑन द अमाउंट दैट यू हैव टेकन। एक्स्ट्रा अमाउंट है ना ये तो सीधी सीधी बात है, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है इसका मतलब है कि तुम्हें ये पैसा, पहली चीज तो लौटाना है। लौटाना पैसा किस में आता है? लौटाने वाला पैसा किस में आता है? लायबिलिटी में ना, क्योंकि हमें इस पैसे को लौटाना है। तो सीधा सीधा मुझे पता चल गया है कि ये मेरा लायबिलिटी है, और लायबिलिटी में ऐड होगा ना, सब्ट्रैक्ट तो नहीं होगा ना। तो इसका मतलब है इंटरेस्ट ऑन लोन सबसे पहला तो लायबिलिटी में आएगा, जो कि ऐड होएगा। और दूसरी चीज है कि ये मेरा प्रॉफिट लॉस वाले में लॉस में आएगा या पॉजिटिव में आएगा? लॉस में आएगा ना, क्योंकि ये लॉस है हमारे लिए। तो ये भाई आएगा पीएनएल के लॉस में। ठीक, तो एक जस्ट बता देता हूं मैं दोबारा से। ठीक है, पहली चीज, ओपनिंग स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, सेल्स यहीं आएगी। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ आएगा, परचेसेस यहाँ आएगा। क्लोजिंग स्टॉक इज द कंप्लीट पैसा दैट यू हैव नाउ। ठीक है, अभी तुम्हारे पास कितना पैसा बचा है बिजनेस में, तो जब जो पैसा तुम्हारा बचा है वो सीधा सीधा असेट में उठ के आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, उसके बाद है वेज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब है वेजेस अगर लिखा है तो हमारा सीधा सीधा ट्रेडिंग में आ जाता है। अगर इन केस मेरा वेजेस की जगह सैलरी लिखी होती तो मेरा पीएनएल में आ जाता है ना, क्योंकि वो सैलरी ऑफिस या सेल्स से रिलेटेड है। तो उस केस में अगर मेरी आउटस्टैंडिंग है तो लॉस में हूं मैं, लॉस में हूं। किसी का पैसा मेरे पास है, उधार है। ठीक है, और उधार है तो वो किस में आ जाएगा? लायबिलिटी में ना, जो मुझे रीपे करने का है। उसके बाद है भाई सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब है कि मैंने बिजनेस से कुछ पैसा निकाल लिया, वो लॉस ही है, लॉस है, और मुझे रीपे करना है। तो मुझे जब रीपे करना है तो वो किस तरफ आएगा? लायबिलिटी में आएगा ना। और
वो प्लस होगा या माइनस होगा? वो मेरी कैपिटल से माइनस होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस होगा क्योंकि वो इंटरेस्ट मेरा बना है। उसके बाद है भाई, मैंने अगर कुछ सैलरी एक्स्ट्रा ले ली है तो वो मेरी लॉस है क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा पे कर दिया है, बट उसके साथ साथ मेरा एसेट भी है क्योंकि मुझे नेक्स्ट ईयर उसको पे नहीं करना है ना। उसको मेरे को नेक्स्ट ईयर पे नहीं करना। बैड डेट क्या होता है? वो पैसा जो मैंने किसी से लिया था पर मैं अब उसको चुका नहीं पा रहा, तो वो बैड डेट हो गया। तो वो मेरी असेट में से माइनस कर दो और प्रॉफिट लॉस में से लॉस की तरफ लिख देने का है। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन। तुमने लोन लिया, तुम्हारा लॉस है, उसके साथ साथ तुम्हें वो चुकाना पड़ेगा। दैट कम्स अंडर लायबिलिटी, जो कि उसमें क्या होगा, प्लस या माइनस? प्लस या माइनस? प्लस पक्का ना? प्लस।